सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमेशा से जिंदा कौमें अपने शहदा पर फख्र करती हैं, क्योंकि इन शहदा की वजह से ही आज हम दिन हो या रात हो सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। आपको याद होगा कि जब कबायली इलाका जात में ऑपरेशंस का आगाज़ हुआ, ख़ास तौर पर ज़रब अज़ब ऑपरेशन यानी कि 2014 से लेकर उसके बाद मुसलसल तेज़ी आई। हज़ारों जानें अफसरान ने, सिपाहियों ने, इस कौम के लोगों ने दी हैं। लेकिन आज इस बात का फ़ख्र है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कामयाब, ये हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ताकतें भी कह रही हैं। आज भी एक अफसोसनाक वाक़या इसी सिलसिले में हुआ जब यह कौमी ऑपरेशन था और कर्नल मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे फ्रंट से, और जब जवाबी वहाँ से फायरिंग का वाक़या हुआ तो उसके बाद उनकी शहादत हो गई। पाकिस्तानी फ़ौज का ये फ़ख्र है और पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का बायस है कि इसके हमेशा से अफसरान फ्रंट से खुद लीड कर रहे होते हैं इस सारे अमल का। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। यकीनी तौर पर कौमों को फ़ख्र होता है ऐसे अफसरान पर, ऐसे शहदा पर, लेकिन एक है कि इतना बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का अफसर जो है वो आज हम में नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का ये खासा ज़रूर रहा है कि ये अपने अफसरान के ज़रिए ख़ुद लीड कर रहे होते हैं, और यही एक प्रोफेशनल सोल्जर्स का और उसके साथ साथ एक जो जज्बा ईमानी है वो नज़र आ रहा होता है। सर क्या कहेंगे कर्नल साहब की शहादत के हवाले से? देखिए जी, एक तो ये फैमिली और आर्मी के लिए भी एक नुकसान है कि कितना क्वालिफाइड और बहादुर ऑफिसर वो चला गया, लेकिन बहरहाल वो पीछे एक तारीख रकम कर गया और उसके साथ साथ अपनी कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके दूसरों की जानों की हिफाजत कर गया। ये तो हमारे लिए काबिल फख्र बात है, और यही चीज़ है पाकिस्तान आर्मी की कि हमेशा से यहाँ पे तमाम जंगों का डेटा निकाल के देख लें, हमारी ऑफिसर टू जवान रेशो जो है शहादत की वो बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतर है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक जज्बा शहादत और फिर दूसरा ये कि वतन से मोहब्बत, और हर शख्स जो है वो इसमें सबकत ले जाना चाहता है। अब बात यह है कि ये वाकया हुआ, आप देखिए कि इसके बाद जब वहाँ से सर्च ऑपरेशन हुआ तो बहुत कुछ निकला, वेपन्स भी निकले, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट निकला, एक्सप्लोसिव निकले। अब इन हालात में जबकि ये एरियाज बड़ी हद तक महफूज हो चुके हैं, तो ये यहाँ पे निकलना या किसी का इस तरह चीजें पहुंचा देना वो हो नहीं सकता जब तक कि वहाँ पे मुकामी सतह पे उसको कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट हासिल है। बिल्कुल। अब वो सपोर्ट जो जहाँ पे है जिस इलाके में, वही इलाका अमूमन आप उसी में लोगों को ढूंढते भी हैं, और इसमें ढूंढने के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है। आप सोचिए कि आपके दुश्मन बाहर बैठे हुए एनडीएस है, रॉ है, वो तो ये काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं, उनको पूरी कोशिश है। और खासतौर पर जब से ये अफगानिस्तान और अफगान तालिबान और अमेरिका का माहिदा हुआ उसके बाद से तो भारत बुखलाया हुआ है, और वो कर गुजरने के ऊपर कारबंद है कि कुछ न कुछ हो जाए और ये इलाका डिस्टर्ब हो। आपने देखा कि काबुल में भी इन्होंने करवाया, उससे भी भारत पीछे था। अब इन हालात में क्या हमें उन लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए जो ये कहते हैं कि जनाब ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? क्या वो लोग ही तो नहीं सहूलतकार इनके कि एक तरफ सहूलतकारी कर रहे हैं, दूसरे फौज पे इल्जाम डाल रहे हैं जबकि फौज जाने दे रही है। सही। आप अपनी आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल एक्शन की जरूरत है कि ये हुकूमत बजाय उनकी सहूलतकार बने जो ये कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, उनकी सहूलतकार बने, उसकी बजाय उनके खिलाफ एक्शन के बारे में सोचे। बिल्कुल। अब वो सारे जब भी यहाँ से कोई उनको आप तो एक आदमी के खिलाफ, उनके पीटीएम के एक आदमी के खिलाफ थोड़ा सा एक्शन करें तो वहां से आमद कर दे अशरफ गनी पता नहीं किस किस के जनाब वहां से बयानात आने शुरू हो जाते हैं। तो किसी को शक व शुबा है कि ये किसके लिए काम करते हैं। ये तो हैरानी की बात है कि ये हुकूमत जो पीटीआई की है ये उनको फैसिलिटेट कर रही है। पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनके अगेंस्ट आदमी कोई नहीं, इन्होंने अपना कैंडिडेट कोई नहीं खड़ा किया। फिर इमरान खान साहब स्टेटमेंट देते रहे कि जिनके मुतालबा बिल्कुल जायज है। या तो आपकी समझ में कोई फतूर है कि आपको पता नहीं कि मुतालबा जायज है या नहीं, और या फिर आप
बिल्कुल एक पॉलिटिकल गेम बिल्कुल, ऐसी ये खेल रहे हैं तो कि मुझे फायदा हुकूमतों को भी अब फैसला करना है कि ये क्या किया जाए ऐसे लोगों का जो रियासत के हवाले से और रियासत के ऐसे इदारों के हवाले से इस किस्म की सोच या इस किस्म की सोच को परवान चढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहरहाल कल मुजीबुर रहमान की शहादत के लिए जहाँ तक जितना पाकिस्तान की फोर्सेस को नुकसान है उसी तरह से कौम का फ़ख्र भी है। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शेर साहब हमारे साथ मौजूद। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। कुछ ही देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खिताब भी कर रहे थे मोहम्मद एजेंसी में, वहाँ पर भी उन्होंने वही बात जो बहुत पहले से वो करते आ रहे हैं कि मुल्क लूटने वालों को वो नहीं छोड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा जितना पैसा हमने टैक्स में इकट्ठा किया वो माजी की हुकूमतों के कर्ज उतारने में हमें हुआ, लेकिन वो भागेंगे नहीं, क्योंकि अगर जो लीडर होता है जो कह रहे हैं कि इस कौम के साथ है वो भाग जाते हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्दीक अल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा है। सिद्दीक अल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो मैं खान साहब का यह बयान है, मैं चाहूँगा आपका रद्द-ए-अमल ज़रूर हो, फिर आगे चल के मैं आपसे बात करूँगा। पंजाब हुकूमत, कुछ सवालात हैं वो आपसे बात की जाएगी। सर ये आपके कर्जे, आपकी चीज़ें, अभी तक वो 1.5 साल हो गया, पौने 2 साल, बल्कि 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए। वो कह रहे हैं उन हुकूमतों का भार जो कर्ज़ों की सूरत में था, जो करप्शन की सूरत में था, वो उतारते, वो ठीक करते हमें इतना वक्त लग गया है कि आज ये सूरत हाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि नालायक लोग जो होते हैं, चूँकि वो काम कर नहीं सकते, तो अपनी जान बचाने के लिए और अपने हामियों के सामने अपने आप को सच्चा बनाने के लिए वो इसी तरह गालियां देते हैं और अपने सारी नाकामियों का इल्ज़ाम भी माजी पर डालते हैं। अब इमरान खान साहब जिनका बयान अभी मुझे आपने ये बताया है, ये अपने ही वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर की अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल की देख लें कि उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें $18 बिलियन फॉरेक्स रिज़र्व या ज़र मुबादला के ज़ख़ायर विरसे में मिले हैं। उनके वज़ीर हमाद अज़हर ने बताया कौमी असम्बली में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने $35 बिलियन कर्ज़ा लिया 5 साल में और $33.51 बिलियन वापस कर दिया। तो पीछे तो $1.5 बिलियन से भी कम रह गया। अब ये कहें ना कि आपने जो रुपए की कीमत कम की है उसकी वजह से कर्जा 1.5 गुना हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, ये कर्जे और मईशत और रोज़गार उस वक्त मिलता है जब आपकी मईशत को फ़रोग मिले, प्रॉस्पर कर रही हो, ग्रो कर रही हो, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। मईशत तो आपने आते ही CPEC बंद कर दिया, आपने आते ही और कंट्रोवर्सीज, आपने आते ही नैब को जनाब अली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोग भाग गए। आपने सारे जनाब बजाय काम करने के आपने काम बंद करने शुरू कर दिए। 200 से ज़्यादा तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए। आपने इम्पोर्ट्स बंद कर दी। उन मंसूबों में जिनके लिए इम्पोर्ट्स ज़रूरी थी आपने वो भी बंद कर दी। कहा जी मैं तो ट्रेड डेफिसिट कम कर रहा हूँ। भाई जहाँ इम्पोर्टेड चीज़ लगेगी वहाँ कोई और चीज़ तो नहीं लगेगी। इसका नतीजा क्या हुआ? अभी मैं कहूँ तो चलो गलत होगा, लेकिन आप ही के वज़ीर मुमलिकत अलवी साहब फरमाते हैं 22 लाख लोग बेरोज़गार हो गए। आपके स्टेट बैंक के गवर्नर साहब फरमाते हैं कि इस साल, जिस साल में हम अब चल रहे हैं, 22 लाख लोग मजीद बेरोज़गार हो जाएंगे। GDP जो 5.8 थी नवाज शरीफ के दौर में वो 2% पर आ गई है। तो ये सारा तो आपकी नालायकियों का नतीजा है भाई। एक और सुन लें, अच्छा बहुत ख़राब भी होता है जब अच्छा आदमी आता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ ख़राबी रुक जाती है, बेहतरी होना शुरू हो जाती है। आप कितने बासलाहियत हैं, ख़राबी बढ़ती चली जा रही है, अच्छाई हो नहीं रही। सिद्दीक अल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान सईद बसरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, चलिए यहीं से बात, आपके आने से पहले भी हम मईशत के हवाले से बात कर रहे थे। आप लोगों ने जब IMF से डील की, पहले तो बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे थे कि जाने का कहा कि हम जाएंगे नहीं, चले गए, ठीक है, ज़रूरत थी आपको, लेकिन उसके बाद जो डील आपने की, उस डील को करते हुए पहले तो अपने आप को कमज़ोर किया, करने के बाद उनकी सारी वो शराइत मान ली जो अनरियलिस्टिक थी, हकीकत पसंदी से बहुत दूर थी, और उसमें ख्याल किसका नहीं रखा? एक आम आदमी का, और हर वो चीज़ बढ़ा दी जिससे आम आदमी इफेक्ट होता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर आपका बहुत शुक्रिया। मैं भी अभी ये जो भी आपने एक लाइव कट लिया हुआ था मैं भी सुन रहा था। देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है और मैं इस पे दिल से बहुत खुश हूँ कि पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप ने एटलीस्ट ये फ़ैसला किया है कि वो अब वो जो नेशनल इश्यूज़ हैं, कौमी इश्यूज़ हैं, कौमी मामलात हैं, उनके ऊपर पॉलिटिक्स करेगी। और अब उन्होंने ये छोड़ दिया है रट लगाने के फ़लाँ को आप प्रोटेक्शन ऑर्डर दें और पार्लिमान को इस्तेमाल करें प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए या एक वो रटा रटाया जो नैरेटिव था वो उन्होंने छोड़ दिया है। खुशी है कि उन्होंने मईशत के ऊपर बात करना शुरू की है जो पाकिस्तान का बहुत अहम मसला है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात वो जानने की ये है कि आज पाकिस्तान जिन मुआशी सूरत हाल से जिस दगरगू मुआशी सूरत हाल का शिकार है, जिस वर्लपूल के अंदर हम आज इकनॉमिकली फंसे हुए हैं, ये वही साहब हैं, ये उन्हीं की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उन्हीं की पार्टी के वसीयत के लेके आके मालिक बने हुए हैं जो सारे मैस के ज़िम्मेदार हैं। ये जब हुकूमत में थे तो इन्होंने 3 दफ़ा IMF के पास गए, 1-2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा IMF के पास गए। आज मैं इनसे गुजारिश करना चाहता था कि ये तो वन साइडेड बात कर रहे थे, हमारी तो सुन नहीं पा रहे थे। चलिए आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मुदस्सर मैं इनके तक ये बात पहुँचाऊँगा कि 18वीं तरमीम के बाद जनाब पिसरे जरदारी साहब, आपको मैं बता देता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात मुंतकिल हो गए हैं सूबों तक। आप सूबों को कोई नहीं रोक रहा। 12 साल से सूबा सिंध के अंदर आपकी हुकूमत है। ज़रा आप जब इकॉनमी पे बात करते हैं और अभी आप कह रहे थे मुस्लिम लीग नून ने भी ये किया और उसके बाद हमें भी कह रहे थे हमने ये किया, तो ये खुद बताएं कि जब ये सिंध के अंदर 12 साल से जो पावर इनके पास चली गई है, डिवॉल्व होकर चली गई है, तो इन 12 सालों के अंदर तीसरी दफ़ा की मतवातर हुकूमत में इन्होंने कौन सा कारहाय गंज नुमाया अंजाम दिया है। आप आज भी यकीन कीजिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तालीमी लिहाज से सबसे पस्त तालीमी मेयार सिंध का है। अंदरूने सिंध तो मोइंजोदड़ो से भी पीछे की हालत पेश कर रहा है। खुद इनके अपने हल्के के अंदर ये हार चुके हैं अभी पीछे हमारे लोगों से, अभी पिछले एग्जिमी इलेक्शन के अंदर। वजह क्या है कि कोई कारकर्दगी नहीं है इनकी। जो आज सुप्रीम कोर्ट में आपके चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, अभी कुछ अर्सा पहले जब वो कराची रजिस्ट्री के अंदर एक केस सुन रहे थे, उन्होंने जो रिमार्क्स दिए और अगले रोज जो कराची के अंदर बिल्डिंग्स गिरी हैं वहां फिर दोबारा रिमार्क्स दिए कि सिंध के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, गवर्नेंस नाम की चीज ही नहीं है। आप देखिए कि आज भी ये तो आप सिंध के हवाले से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।